नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज मैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। आप सभी लोग ये सोचें कि एग्जाम हॉल में बैठकर इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से टेस्ट को। पहला प्रश्न है, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत होता है, अचल होता है, गिरिजा। गिरिजा पहाड़ का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि जो गिरिजा होता है यह है पार्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विकल्प बी में क्या है, पर्वत, अचल, गिरी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग काउंट करते जाइएगा, आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। ओंठ चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। बताएं आप लोग, दंड देना, क्रोध करना, प्यास लगना या फिर स्वाद की इच्छा करना। आंसर जरा सोच समझ के देना। तो ओंठ चबाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना। जो विकल्प बी में दिया हुआ है ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। नीचे दिए गए युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो यहाँ पर बताएं आपको, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानने वाला। और अनभिज्ञ का अर्थ होता है अनजान, है ना। तो ऐसा कहाँ दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है, जानने वाला और अनजान, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अभिज्ञ का विलोम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अभिज्ञ और अनभिज्ञ ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मृग नयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग या फिर मृग रूपी नयन। बताएं आप लोग राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो मृग नयन का जो सामासिक विग्रह है वह होगा मृग रूपी नयन। ठीक है, इसके अलावा यदि पूछा जाए मृग नयन में समास कौन सा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मृग नयन में कर्मधारय समास होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पद ई प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। बताएं इन चार में से कौन सा पद है जिसमें ई प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें बोली में ये क्या है, बोल में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बोली बन गया। इसी तरह से यहाँ पर यदि हमने गिर में छोटी ई प्रत्यय जोड़ा तो गिरी बनेगा, है ना। हंस में हमने बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा तो हंसी बनेगा। इसी प्रकार से त्याग में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा तो त्यागी बनेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं त्यागी, हंसी और बोली में क्या है, बड़ी ई प्रत्यय आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गिरी में क्या है, गिर प्लस छोटी ई, मतलब यहाँ पर छोटी ई प्रत्यय आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो गिरी है ये पद गलत हो जाएगा, इसमें बड़ी ई प्रत्यय नहीं है। यही अपना राइट आंसर होगा विकल्प बी, है ना। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते ही होंगे। ठीक है, प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। मात्र आज्ञा में प्रयुक्त संधि कौन सी है। बताइए, मात्राज्ञा हो गया, पित्राज्ञा हो गया, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो यदि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मात्राज्ञा का संधि विग्रह क्या होगा,
तो पहले जो वो जान लीजिए, क्या, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, ये होगा मात्राज्ञा का संधि विच्छेद। तो यहां पर आप देखिए ऋषि प्लस कैपिटल आ का मेल हो रहा है, तो यहां पर जो संधि होगी वह होगी यण स्वर संधि, जो विकल्प है डी में दिया हुआ है। ठीक है, चाहे मात्राज्ञा की बात हो चाहे पित्राज्ञा की बात हो, इन दोनों में क्या है, यण स्वर संधि होती है, और यहाँ पर आप विग्रह देख ही चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है सुनी स्वर सरी सम पावन बानी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताएं आप लोग, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब क्या है, दोनों में कुछ समानता देखी जाती है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है उपमा अलंकार की? इसमें आपको वाचक शब्द देखना होता है, जैसे सा हो गया, सी हो गया, से हो गया, सम हो गया, सरस हो गया। इस तरह के जो वाचक शब्द हैं ये आपको उपमा अलंकार में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सम है ना। तो यहाँ पर जो सम है ये क्या है, इसी में आता है ना। लिख लीजिए, हाँ लिखा तो सम है ना। सरस, सा, सी, से, सम, ये जो वाचक शब्द हैं ये उपमा अलंकार की पहचान होती है। तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए निम्न में से एक शब्द कौन सा होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो उसे कहा जाएगा मुमुक्षु, है ना। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है मुझे मोक्ष मिले, हर व्यक्ति चाहता है मुझे मोक्ष मिले, है ना। भले ही उसके कर्म मोक्ष के हिसाब से हो या ना हो, लेकिन इच्छा तो हर कोई करता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बताइए इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा, है ना, क्योंकि यदि मैंने पढ़ा तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना। 4 में से बताएं आप लोग आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो शुद्ध रूप है वह माधुर्य होगा। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन टाइप नहीं हो पाई है। जो पहली लाइन थी ना, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में होता क्या है, इसमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ आते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों जो लाइनें हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती परस चून। तो यहाँ पर क्या है, पानी शब्द 3 बार आया हुआ है और तीनों ही बार इसके क्या है, अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। को तुम हैं घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दिल क्यों पकड़त पाँव। बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा अलंकार हो है? तो आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ बात का आशय से मतलब क्या है, देखिए जहाँ कोई बात कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न अर्थ लगा ले तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है ना। कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। आप लोग कहेंगे कैसे होगा वक्रोक्ति अलंकार? तो सुनिए, जब श्री कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं तो वह दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज आती है
को तुम मतलब कौन हो तुम। तो श्री कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम, क्योंकि घनश्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है। लेकिन घनश्याम का दूसरा अर्थ क्या होता है, बादल होता है। तो वो सोचती हैं बादल है, तो राधा जी बोलती हैं तो बरसों कट जाए। तो भैया बरसों कहीं जाके, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है ना। मतलब कहा कुछ समझा कुछ। तो यहां पर क्या है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में कौन सा है। बताएं आप लोग, यहां पर राइट आंसर क्या होगा। तो योग्यता ना होने पर भी सफल होना, ये होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, देखिए ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निरोग का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। बताएं आप लोग। तो आप लोग सोचते होंगे ये शुद्ध रूप है, लेकिन ये गलत है। क्योंकि निरोग होता है, बड़ी की मात्रा लगती है नाम है ना, निरोग। ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प ए में लिखा हुआ है, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सम या फिर निर्वेद, ये शांत रस के स्थायी भाव होते हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी में निर्वेद लिखा हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। बताइए आप लोग, संरक्षण का सही संधि विग्रह क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर संरक्षण का जो सही संधि विग्रह होगा सम प्लस रक्षण, ये होगा संरक्षण का संधि विग्रह। तो ऐसा दिया हुआ है विकल्प है बी में, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और संधि कौन सी होगी, तो आप बताइएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टा वर्ग में नहीं है। बताइए आप लोग, इन चार में से कौन टा वर्ग में नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टा, ठा, डा, है ना, ये सभी क्या है, टा वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टा वर्ग का है, ये भी टा वर्ग का है। लेकिन जो घा है ये टा वर्ग में नहीं आता, बल्कि घा आता है का वर्ग में, है ना। का हो गया, खा हो गया, है ना, गा हो गया, घा हो गया, ये का वर्ग में आते हैं, ना कि टा वर्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का सही उदाहरण है। हमें मालूम है द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, पंचतत्व। तो यहाँ पर आप देखें तिमाही मतलब क्या है, 3 माहों का समूह है। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। ठीक है, जैसे नवरत्न, तो ये भी क्या है, द्विगु समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शब्द युग में नारी और नारी के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। बताइए आप लोग, नारी और नारी का क्या अर्थ होगा। तो देखिए नारी का अर्थ होता है नब्ज या शराब, लेकिन नारी का अर्थ होता है स्त्री। तो ऐसा दिया है मैं विकल्प बी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। बताएं आप लोग, ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो ओझल का विलोम क्या होगा, प्रकट होगा, है ना। ओझल मतलब क्या है, जो आंखों के सामने ना हो, जो दिख ना रहा हो, है ना। तो प्रकट मतलब क्या है, जो सामने हो। तो ओझल का विलोम क्या होगा, प्रकट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
मनु कठिन आंगन चली, ताते राते पाँव में निम्न में बताइए कौन सा अलंकार होगा। तो बताइए आप लोग, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं देखूं आप लोग कितना मेहनत करते हैं, कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के और डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।